Jai Hind everyone. Welcome to another episode of Voice of Red Hackle, a podcast of the cadets for the cadets by the cadets. Today we have with us Subedar Major and Honorary Captain Yogendra Singh Yadav Paramveer Chakra. We always say once a cadet, always a cadet. But by today's episode, we learned once a PVC, always a PVC. जय हिंद सर। जय हिंद सर, जैसा हमने देखा है कि जो एक युद्ध का समय होता है वो ना ही हमारे सरकार के लिए बल्कि हमारी जनता और हमारे जवानों के लिए भी एक बहुत ही कठिन और बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन होता है। तो सर, इतना इंटेंस प्रेशर होता है, जैसे कि अभी आपने सेशन में मेंशन भी किया था कि आप दिल्ली की गर्मी से सीधा आप -20 डिग्री सेल्सियस में चले गए। तो इतना इंटेंस प्रेशर होता है। साथ ही साथ मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप उस प्रेशर को झेलते कैसे हैं, आप उसको कैसे टैकल करते हैं, और अब तक का आपका ऐसा सबसे टफेस्ट डिसीजन क्या रहा है आपका जो टाइगर हिल ऑपरेशन था उस दौरान? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका सवाल है कि जो उस प्रेशर को आप कैसे मेंटेन कर पाते हैं, कैसे झेल पाते हैं। जो आप ये देख रहे हैं कि ये द ग्रेनेडियर्स लिखा है, ये एक ग्रेनेड जो वेपन्स होता है ये उससे बना हुआ ये रेजिमेंट है। जैसे आप सबके पास जो सूबेदार मेजर हैं वो पंजाब रेजिमेंट के, कोई जो कर्नल साहब हैं वो आर्मर्ड रेजिमेंट के हैं, अलग अलग रेजिमेंट। जो रेजिमेंट है वो क्या है, जवान की बॉडी होगी, शरीर होगी, लेकिन यूनिट उसकी सोल हो जाती, आत्मा हो जाती। इस बॉडी को आगे ले जाना, पीछे ले जाना, इस सोल के ऊपर डिपेंड। तो जो देश का सैनिक है जिसने वो वर्दी पहनी है इस राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा की, तो वो जब उस बॉर्डर पे जाता है, उस लड़ाई के मैदान में जाता है, तो वो ख्याल आता है 140 करोड़ हिंदुस्तानी, उनको मेरे ऊपर विश्वास है, भरोसा है कि मेरा, एक माँ बोलती है मेरा बेटा जो है कायर नहीं हो सकता, वो पीछे नहीं हो सकता, हटेगा। एक बहन बोलती है मेरा भाई कायर नहीं हो सकता। एक बेटी तो अपने बाप को बहादुर देखना चाहती है, तो एक पत्नी भी अपने पति को एक वीर देखना चाहती है, कायर नहीं देखना चाहती। उसके कदम कैसे लड़खड़ा जाते हैं, नहीं लड़खड़ा पाए, वो बढ़ेगा आगे, अपने बाप की, माँ की, बहन की, पत्नी की, बेटियों की, बहनों की, भाइयों की, इस राष्ट्र की उम्मीदों को उसने पूर्ण करना है। तो वो जो उसके पास प्रेशर है वो प्रेशर खत्म हो जाता है, वो बढ़ जाता है। साथी है, क्योंकि उसने काम अकेला नहीं करना, उसके साथी हैं, टीम वर्क है, टीम के साथ काम करना, क्योंकि इंडिविजुअल पूर्ण नहीं होता कोई भी, एक टीम में पूर्णता होती है। हर एक व्यक्ति में थोड़ी थोड़ी स्किल होती है। इसलिए आप जैसे एनसीसी में तो आपको एक टीम वर्क बताया हो, टीम वर्क, टीम भावना, ये आपके अंदर एक दूसरे पर मर मिटने के लिए प्रेरित करती है, एक वो भावना जागृत करती है। तो वो फौज भी एक टीम के रूप में काम करती है, और टीम के अंदर भी बड्डी सिस्टम होता है, और बड्डी वो जो उसके बारे में सब कुछ जानता है और मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। जब वो चलते हैं, सामने से गोली आ रही होती है तो उसको धक्का दे देता है और खुद आने वाली गोलियों को अपने सीने पे ले लेता है। पर उसके मन के अंदर एक ही भाव होता है, यार मेरा साथी बच जाना चाहिए, मेरा साथी बचेगा तो ये लड़ेगा, राष्ट्र बचेगा, ये साथी ही मेरे इस बहादुरी की चर्चा को गांवों तक लेकर के जाएगा। वो जाकर के कहेगा कि मेरे बच्चे से कहेगा कि तुम्हारा फादर डरपोक नहीं था। आज 25 साल बाद मैं उन बच्चों को देख पा रहा हूँ जो अनंतराम, यहाँ देखिए फोटो लगा है, वो अनमैरिड था, मेरे साथ ट्रेनिंग किया था। उसका भाई आकर के जब मेरे गले से लाकर लिपटता है जम्मू के अंदर, बोला मेरे भाई ने क्या कहा लास्ट टाइम, क्योंकि मेरी गोद में उसके प्राण निकले थे लेकिन कुछ भी नहीं बोला था। वो प्रेशर उस दिन खत्म हो जाता है जब कमांडिंग ऑफिसर कहता है अपना आखिरी पत्र लिख दीजिए। दूसरा आपको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। आखिरी पत्र में क्या लिख सकते हैं, मैं ठीक हूं, घर वालों को लिखता है आप लोग अपने ठीक ठाक रहना,
अपना ध्यान रखना, मैं ठीक हूँ। इससे ज़्यादा तीसरा वर्ड नहीं निकल पाता। लेकिन जब चलते हैं ना साथ में, तो जब आपस में कहते हैं बोला अगर मैं मर गया ना रे तो मेरे घर एक बार जाना और देख करके आना मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। अभी 300 फैमिलीज से मैं मिला हूँ कारगिल के से, जिनके गर्भ में उस समय वो बच्चे थे, आज वो 25 साल के हैं। जीवन का संघर्ष करते करते आज वो इतने साहस और की आस और विश्वास की प्रतिमूर्ति बन गए हैं। बेटा उनसे बड़ा जीवन का संघर्ष किसी को नहीं हो सकता जीवन में। तो वो प्रेशर वहाँ पे खत्म। सर जैसे कि युद्ध के समय जो आपकी छोटी छोटी जीतें होती है, आप उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ये मैं जानना चाहूँगी। युद्ध के दौरान तो कौन से सेलिब्रेशंस, युद्ध के दौरान तो यही है, आप जल रहे हैं, सोचने का तो कोई मौका नहीं, दुश्मन की लगातार गोलाबारी चल रही है। आज बताना बड़ा आसान है, ठीक है, ये तो पहाड़ी की लड़ाई थी, यहाँ सिर्फ आर्टिलरी ही फायर कर रही थी। लेकिन जब प्लेन की लड़ाई होती है, हवाई जहाज फायर कर रहा होता है, आर्टिलरी फायर कर रही होती है, टैंक फायर कर रहे होते हैं, बीएमपी फायर कर रही होती है, इन्फेंट्री खुद अपना फायर कर रही होती है। फायर की आवाज़ इतनी होती है कि व्यक्ति की आवाज़ उसमें मर जाती है, गुम हो जाती है वहाँ। लेकिन वहाँ भी ये कि पलटन, जैसे मैं बोला, उस आत्मा है, आत्मा इस शरीर की मान है, मर्यादा है, इज्जत है, सम्मान है। तो अपनी पलटन के मान, मर्यादा और इज्जत और सम्मान को कायम रखने के लिए बस वो आगे बढ़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं और एक के बाद एक शहीद भी होते रहते हैं। और सबसे बड़ी मजे की बात, मैंने वो आपको बताया कि गर्दन कटी थी, ऐसे जमीन में ऐसे पड़ी थी जाकर के टेढ़ी होकर के, लेकिन उसके चेहरे पर इतना सा भी डर का, भय का, अफसोस का रेखाएं नहीं थी। मुस्कुराता हुआ चेहरा और खुली आंखें, वो शीश आज भी ऐसा ही दिखता है जैसे यही मेरे सामने पड़ा है। एक एक साथी के इस तरह का, क्योंकि शायद ये ट्रेनिंग, इन्वायरमेंट, लीडरशिप, ये सब कुछ एक ऐसी भाव और भावनाएं पैदा कर देती है कि मरते हुए भी गर्व होता है। अरे मर रहे हैं ना, कोई बात नहीं है। मेरी माँ को कोई कायर तो नहीं कहेगा, मेरे बच्चों को कोई ये तो नहीं कहेगा साला डर करके भाग गया, नहीं। ये कहेगा कि कभी हमारे बच्चे भी, हमारी पत्नी भी, हमारे माँ भी, हमारे बाप भी, हमारे भाई भी, हमारी बहनें भी जाकर के कहेंगे मेरा भाई ऐसा था, इसने चार को एक साथ मारा था। तो इससे और बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। आप जानते हैं डेली कितने लोग एक्सीडेंट से मर रहे हैं, एक्सीडेंट से मर रहे हैं, बेमौत मर रहे हैं। अरे मरना है ना तो राष्ट्र के लिए मरो ना यार। किसने मना किया तुमसे? हेलमेट नहीं लगाएंगे, ओवर स्पीड चलेंगे, स्टंट करेंगे। आप स्टंट नहीं कर रहे, आप ये बेहुदी नहीं कर रहे, आप बेहुदापन नहीं कर रहे, आप अपने माँ बाप को बेहुदा बता रहे हो। क्योंकि आपका परिचय किससे है? माँ बाप से है। आपकी पहचान माँ बाप से है। जो आप यहाँ पर बिहेवियर करेंगे, व्यवहार करेंगे, लोग आपके बिहेवियर को आपके पेरेंट से जोड़ते हैं। क्या कोई किसी का पेरेंट बेहुदे हैं? नहीं ना। भगवान की साक्षात प्रतिमूर्तियां हैं वो। अगर वो ना चाहते तो इस धरती पर हम ना होते। तो फिर उनको हम कायर और बुज़दिल और बेहुदा कैसे कहलवा सकते? हमारे अंदर इतनी समझ तो अब बढ़ जानी चाहिए। रोज मरते हैं, कौन याद करता है? एक राष्ट्र पर एक सैनिक मरता है, पूरा राष्ट्र रोता है। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्र के लिए मरा है। वो इसलिए रोते हैं क्योंकि आज हमारे को चैन की नींद सुलाने वाला खुद भारत माँ की गोद में सो गया। वो इसलिए रोते हैं। तो इसलिए वहाँ पर कोई मन के अंदर भाव नहीं आते, भावनाएं नहीं आती। और जयशंकर प्रसाद ने बहुत अच्छी 2 लाइन कही, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, धारा जहां प्रतिकूल ना हो। तो प्रतिकूलता आएगी, उससे लड़ोगे, तभी तो आप अपने जीवन को एक चुनौतियों से लड़ने वाला एक साहसिक जीवन बना सकते हैं। सर जो हमारा कारगिल वॉर था, उसने हमारी इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री को कैसे इन्फ्लुएंस किया है और उसके क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस हमें देखने को मिला है?
बिल्कुल बेटा, ये जो एक कारगिल का युद्ध एक अनप्रिपेयर्ड युद्ध था। कोई भी युद्ध जब लड़ा जाता है तो उसके लिए प्रिपरेशन किया जाता है। जैसे 71 का वार जब हुआ था तो 6 महीना 6 मंथ फौज ने प्रिपरेशन करी थी ताकि हम हर एक परिस्थिति से आसानी से पार कर जाएं, क्योंकि ये फौज है। फौज में सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन नहीं होते बेटा। वॉर के अंदर तो एक ही होता, विजय या वीर गति। ऐसा नहीं है कि अब की बार थर्ड आ गया हूं मैं, अब की बार फर्स्ट आ, एक ही पोजीशन है वहां। तो ये अनप्रिपेयर्ड था। दूसरी चीज, इतनी हाइट्स पर अभी तक ये युद्ध न लड़े गए थे। युद्ध दुनिया की सेनाओं ने लड़े भी थे, लेकिन इतनी हाइट्स के ऊपर वो युद्ध जीते नहीं गए। पूरे विश्व के राजनेताओं ने, सैन्याध्यक्षों ने इस बात को माना था और कहा भी था, ये तो पाकिस्तान की फौज बैठी हुई है, अगर ये हिंदुस्तान की फौज बैठी होती, पूरी दुनिया की सेना यहां पे लगती तो ये 1 इंच जमीन न देते। भारतीय सेना ने 13,000 से 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियां, जहां पर ऑक्सीजन नहीं, पेड़ पौधे नहीं, तो नेविगेशन नहीं, बिना नेविगेशन के आगे बढ़ना है। दुश्मन का ऊपर बैठा है तो पत्थर भी मारता है तो वो गोली से ज्यादा मार करता है। लोग, हिंदुस्तान के सैनिक अपने सीनों को बढ़ाते रहे और वो गोलियां दागते रहे। उनकी गोलियां कम पड़ गईं, लेकिन हिंदुस्तान के जवानों के सीने कम नहीं पड़े। इसी से वो खौफ खा गए। उनको लगा कि ये तो पागल हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल जल्लाद है एकदम से। हमारी सेना का जब नाम होता है, सेना के 3 अंग, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, और तीनों सेनाओं के तीनों अंग शिव का त्रिशूल है। और शिव का त्रिशूल जब चलता है तो अभेद्य लक्ष्य को भी भेजता है। तो वो शिव का जब तांडव, हिंदुस्तान के सैनिकों के तांडव जब शुरू हुए, एक ऐसा भी सैनिक था जिसको बहुत प्यास लगी थी, पानी नहीं था। बड़ा हट्टा कट्टा मोटा सा एक पाकिस्तानी आया, अपना राइफल का बैनट लगाया, उसको यहाँ पे बैनट मारा, यहाँ पे मुंह लगा करके पूरा खून पी गया। मैं उसको बोला, यार तुझे खून पीते? अरे खून थोड़ी था, पानी था। मैं प्यास बुझा। इतना ऐसा देखने के बाद पाकिस्तानियों के पैरों के नीचे से जमीन उखड़ गई और वो भाग गए, मारे गए। और सबसे बड़ी कि हमारी फौज इस कारगिल युद्ध के अंदर 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियों के ऊपर विजय पताका ही नहीं फहराया, बल्कि पूरे विश्व को मानवता की एक नई मिसाल भी दी। उन्होंने तो अपनी डेड बॉडियां लेने से ही मना कर दिया। अरे ये हिंदुस्तान है, यहाँ ये अहिंसा का राष्ट्र है, हिंसा नहीं करता है। जब इस राष्ट्र के ऊपर कोई हमला करता है तो उसको मकुम्मल उसका हमले का जवाब देता है। ईंट का जवाब पत्थर से हम दें, लेकिन हम सैनिक का सम्मान भी करते हैं। उन्होंने अपने सैनिकों के शव लेने से मना कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान की फौज ने उनके शवों को वहां से उठाया और नीचे आकर के एक सैनिक सम्मान के साथ उनको दफनाया भी। ये एक मानवता है, इस संस्कृति है, इस भारत की सभ्यता है। और ये संस्कृति, ये सभ्यता, यही हमारी मूड है, जड़ है, जो हमें आंतरिक रूप से सशक्त बनाती है, समृद्ध बनाती है। सर, आपकी लाइफ में आपकी प्रेरणा क्या थी? आपने जितनी चीज़ें करी, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली थी उन चीज़ों की? बेटा, मोटिवेशन मुझे मेरे फादर से मिली, क्योंकि मेरे फादर एक सैनिक थे, 65 और 71 का उन्होंने युद्ध लड़ा था। तो वो अपने युद्धों की कहानियों को, बच्चों को तो कोई बाप नहीं बताता, लेकिन अपने दोस्तों को बड़े बखान करते हैं। आप भी करते हो? हाँ, दोस्तों को तो पक्का बखान करो। तो वो दोस्तों को बड़ा बखान किया करते थे। हम 71 में लाहौर तक चले गए थे, और लाहौर तक जाने के बाद
उन लोगों ने नलकूप के अंदर जहर तक डाल दिया था ताकि इंडियन आर्मी आए, पानी पिए और वो मर जाए। बोला इतना उन्होंने जघन्य अपराध तक किए। वो सब कुछ सुनते थे, हम बच्चे थे। आज अगर घर में कोई बुजुर्ग बात कर रहे होते हैं तो बच्चे कहाँ जाते हैं? अपने अपने रूम में, क्योंकि हमें उनके साथ बैठने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है। बच्चों, ये हिचकिचाहट को दूर करो। जब कोई बुजुर्ग घर पे आता है, उनके पास बैठो। वो अपने जीवन का 50 साल, 60 साल, 40 साल का अनुभव बता रहे होते हैं। तो मैं सोचता था जब बच्चा था, बोलते खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, सोना नहीं मिलता। पापा झूठ तो नहीं बोल रहे? बिना खाना खाए, बिना सोना कैसे आदमी जिंदा रहेगा? काम कैसे करेगा भाई? फिर जब रोज 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 उन चीजों को सुनते रहे, 6 में आकर के किताबों में पढ़ने लगे। चंद्रशेखर आजाद की कहानी को पढ़ा। एक 18 साल का लड़का बोलता आजाद हूं, आजाद रहूंगा और आजाद ही मरूंगा और आजाद ही मरूंगा। आप जानते, एक ओरछा जगह है मध्य प्रदेश में। कभी जीवन में आपको समय मिले और टाइम मिले तो जाना। ओरछा झांसी के जस्ट पीछे, झांसी से सटा हुआ। अंग्रेजों से छुप करके उन्होंने वहां पर 6 महीने अज्ञातवास काटा था। गौरी शंकर के नाम से बन करके वहाँ हनुमान का मंदिर है, पुजारी थे, हनुमान के पुजारी बन गए। उन्होंने वहाँ मिट्टी की झोंपड़ी, मिट्टी का बिछौना, मिट्टी की तकिया है, आज भी है, और उस मिट्टी के तकिया पर बिछौने पर सोते थे और माँ भारती की स्वतंत्रता के सपनों को वहां पर घड़ते थे। दिन रात उस बड़े जंगल में जाकर के अभ्यास करते थे। और जब वहां से वो गौरी शंकर अल्फ्रेड पार्क पहुंचा, वहां लड़ते लड़ते अपनी पिस्टल की आखिरी बुलेट से अपने आप को माँ भारती की गोद में सुला दिया, क्योंकि जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा। शायद कवियों ने बहुत अच्छा कुछ लिखा है कि इन पेड़ पौधों में भी उस शेखर के प्राण बस गए होंगे, और जब अल्फ्रेड में गोली लगी होगी, शेखर के प्राणों के साथ इन पौधों के भी प्राण निकल गए होंगे। पूरी कैसी जगह है? पूरी जगह हरा भरा जंगल है, लेकिन जहां पर वो अभ्यास करते थे वहां पर आज भी पेड़ पौधे सूखे हैं, हरे नहीं हुए आज तक। तो ये जब हम जो सीखते हैं, सुनते हैं, वहीं से भाव और भावनाएं जागृत होती हैं। फिर लगा नहीं, मुझे भी फौज में जाना है। जैसी ये परिस्थिति बता रहे हैं उनको देखना है, जानना है, समझना है, उनमें रहना है, और बस वही भाव धीरे 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 एक सपना सा बनने लगा, और रोज सपनों को जीने लगा। रोज अपने आप को एक फौजी देखता था, वर्दी पहनी है, हाथ में बंदूक है और युद्ध में लड़ रहा हूँ। सर 19 साल की उम्र में टाइगर हिल पे आपकी क्या ऐसी मनोस्थिति थी, क्या मन में ख्याल थे जिसने आपके मनोबल को टूटने नहीं दिया? बस एक ही मनोस्थिति थी, एक ही भाव था कि कुछ भी हो जाए, इस टाइगर हिल टॉप के ऊपर हमारी यूनिट अपने देश के झंडे को गाड़ेगी। यहाँ व्यक्ति विशेष नहीं होता, यहाँ देश की मान, मर्यादा और इज्जत विशेष होती है। उसके लिए चाहे कितने ही बेटे और बेटियों की शहादत होनी पड़े, लेकिन अपने राष्ट्र का मस्तक नीचे झुकना नहीं चाहिए। यही भाव था, लड़ते रहे। और ये जो भाव है, ये हमारी भारतीय सेना की और इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है कि यहाँ 10 का एक सेक्शन होता है, सुना होगा ना, 10 की एक टीम होती है, और पाकिस्तान में भी 10 की एक टीम होती है। उस पाकिस्तान के 10 में से 3 मर गए तो 7 भाग जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के 10 में से 9 भी मर गए तो 10वां भी वहीं पर लड़ता लड़ता मरेगा, अपने जीवन को बचाने की कभी चेष्टा नहीं करेगा। तो ये जो भाव है, ये एक सैनिक को प्रेरित करते हैं अपने साथियों का बदला लेने के लिए,
अपनी यूनिट की मान मर्यादा और इज्जत को बढ़ा करके ऊंची बुलंदियों तक ले जाने के लिए। यार मरना तो है, बिल्कुल मरना है, बिल्कुल मरना है, लेकिन ऐसे मरो। इतना ही फर्क होता है बेटा। रनिंग कभी किया? यहां पे हो तो फेल और यहां पे एक्सीलेंट, तो 2 कदम पीछे मरोगे कायर, अरे 2 कदम आगे बढ़ के मरोगे वीर। तो यार हमारे देश का सैनिक वीर है, कायर नहीं है। और यही जो ताकत है ये राष्ट्र की बुलंदी को और ऊंचा लेकर के जाती है। यही हमारे तभी हर भारतवासी अपने सैनिकों के ऊपर फक्र करता है, गर्व करता है। साहब, परमवीर चक्र से सम्मानित होना, वो कैसा अनुभव था साहब? देखिए, परमवीर चक्र वो एक अद्भुत था अनुभव। वैसे सैनिक जब कोई युद्ध लड़ता है, युद्ध में जाता है, तो किसी अवार्ड या ऑनर्स के लिए युद्ध नहीं लड़ता है, सबसे पहली बात। उसके बाद वो सैनिक जब वो लड़ रहा होता है, उसकी वीरता, शौर्य, पराक्रम, प्रकाष्ठा को देख करके उसकी यूनिट, उसकी सेना, उसका राष्ट्र जब उसको सम्मानित करता है, वो उसके लिए बड़े अद्भुत पल होते हैं। जब मैं इस मेडल को लगाता हूँ तो ये सोचता हूँ, क्योंकि ये मेडल एक सिर्फ योगेंद्र यादव का मेडल नहीं, ये उन 545 भारत के सैनिकों के लहू का वो चिराग है जिससे मुझे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के हृदय में वो राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम की ज्योति को जागृत करना है। नाम जरूर इस पे योगेंद्र यादव लिखा है, लेकिन मैं इसको उन 547-45 उन शहीदों के लहू का चिराग है, उनकी शहादत की एक मिसाल है कि मेरे जवान, मेरे देश का सैनिक बिना डरे, बिना आगे कदमों पर लड़खड़ाए हुए आगे बढ़ता रहा और एक शेर की तरह लड़ते लड़ते, हंसते हंसते, मुस्कुराते हुए अपने राष्ट्र पर कुर्बान हो गया। उनकी शौर्य वीरता का जो एक मिसाल है, उस चिराग है, उस चिराग से एक ज्योति राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र प्रेम को हृदय में जगाने की चेष्टा कर रहा हूँ। यही एक प्राउड फील होता है, यही मैं इस चीज को समझता हूँ। जय हिंद। सर, क्या आप सर्वदा शक्तिशाली को अपने शब्दों में बयां कर सकते हैं? बिल्कुल, सर्वदा शक्तिशाली, सर्वदा शक्तिशाली, सर्वदा हमेशा शक्तिशाली है। पहाड़ों पे, नदियों में, जंगलों में, तूफानों में, आग ही उबलता है गनेडियर। और इसका बहुत अच्छा गीत है, सुना है आपने? गनेडियर की जिंदगी बहादुरों की जिंदगी की डर नहीं है, मौत का है जाने जाने की खुशी। गनेडियर की जिंदगी बहादुरों की जिंदगी। जय। जैसे हमने आज आपको सुना और आपने बताया हमें कि बचपन में आपके हमीम अहमद और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण केजरीवाल आपके रियल लाइफ हीरो थे एट दैट टाइम। ओके। सर, आपके इस समय आपकी रियल लाइफ हीरो कौन है? रियल लाइफ हीरो कभी चेंज नहीं होता। आपकी भूख रोटी से मिटेगी और किसी से मिट सकती है? हाँ, अच्छा जरूर लग सकता है, कभी बर्गर, चाउमीन ये खा लिया, पेट भर गया, भूख नहीं मिटेगी। भूख रोटी से ही मिटेगी। आपके समय समय पर जो आइडियल बदलते हैं कुछ दिन के लिए, विचार वैसे ही आ जाते हैं, लेकिन मेरे अभी भी आदर्श हैं, वही आदर्श है, उसके जैसे ही आदर्श हैं। वो 23 साल का मेरा आदर्श है, 23 साल का वो लड़का जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूम जाता है। वो आदर्श है वो 16 साल का लड़का जो 7 चक्रव्यूह के दरबारों को तोड़ करके बड़े बड़े महारथियों को धूल चटा देता है। जानते ना, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। हाँ, अभिमन्यु, यस, अभिमन्यु। ये ऐसे राष्ट्रों की धरोहर है। वो एक ऐसी बेटी 22-23 साल की दत्तक पुत्र को कमर पे बांध करके दोनों हाथों में तलवार लेकर के चलती है, राक्षसों का विनाश कर देती है। जयशंकर प्रसाद ने यहाँ पर भी बहुत सुंदर लाइन लिखी थी, शायद हमने कविता पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी। हिमाद्रि त्रिंग श्रृंग से प्रभुत्व शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती।
उस भारत की बेटी के लिए लिखा था, अमर्त्य वीर पुत्र हो बढ़े चलो बढ़े चलो। तो ये हमारे रॉयल मॉडल और आज भी वही है। So, I want to know that what was your mindset and strategies while conquering the Tiger Hill at that time? माइंड सेट उस समय देख, कोई भी काम बिना प्लानिंग से पूर्ण नहीं होता। हाइट ज़्यादा थी, 17,000 फीट हाइट। बटालियन कमांडर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, उन्होंने उस पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए एक युद्ध नीति रणनीति बनाई, किस तरह से हम इतनी हाइट्स पर कम से कम कैजुअलिटी को करते हुए कब्जा कर सके। तभी वो घातक प्लेटून बनी, इस तरह की टीम बनी। वो प्लानिंग समझते हो क्या है प्लानिंग? बेटा, प्लानिंग काम को शुरू से अंत तक तरतीबवार तरीके से पूर्ण किया जा सके। वो प्लानिंग ही बताती है कितनी मैन पावर लगेगी, कितना इक्विपमेंट लगेगा, कितने यहाँ पर रिसोर्सेज का और इस्तेमाल किया जाए। तो उस प्लानिंग के तहत, इतनी स्ट्रेटजी के तहत जो बटालियन कमांडर ने बनाई, फिर हमारा जो टीम लीडर था, हमारा टीम लीडर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, उनके जो लीडरशिप थी उसमें फिर एक मानसिकता सबकी बनी, कुछ भी हो टाइगर हिल हमारा है, विजय या वीर गति। अब हम युद्ध पर जा रहे हैं, या तो विजय प्राप्त करके आएंगे या वीर गति को प्राप्त करके आएंगे। बस ये मानसिक भाव बनते रहे, भावनाएं बनती रही, और जोश और जुनून इन पैरों में, इस हिंदुस्तान के हर एक नौजवान की दुआओं की ताकत इन पैरों में आती रही। क्योंकि सैनिक अकेला नहीं लड़ता, पूरा राष्ट्र उसके साथ भावनात्मक रूप से लड़ता है, उसका परिवार भी लड़ता है। तो उसके कदमों में जान आती है और आगे बढ़ता है। जय सर, आप काफ़ी सारे ऑपरेशंस को लीड कर चुके हैं, आपने काफ़ी सारे डिसीजंस लिए होंगे। तो सर, टीम वर्क मिलिट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। तो सर, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई डिसीजन लिया हो और आपके टीम मेंबर्स में थोड़ी सी अनबनी बनी हो, और अगर ऐसा कहीं बन जाता, अगर नहीं बना और अगर कहीं बन जाता, तो आप क्या करते सर? बेटा, हाँ देखिए, टीम लीडर का काम होता है काम को पूर्ण करने के लिए प्लानिंग करना। और प्लानिंग आपने अपनी सोच, अपने विचार, अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस से बनाया। फिर सही लीडर वही है जो अपनी टीम से उस प्लानिंग के बारे में डिस्कशन करे। और शुरुआत में जब उस प्लानिंग किया, डिस्कशन हुआ, हाँ भाई मेरा ये सुझाव है, ये प्लान है, इसमें आपको कुछ कहना है? हाँ सर, मुझे ये कहना है, ये जो आपने रूट बताया बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? ये रूट लंबा है, जंगल वाला है, यहाँ पे हमला होने के ज़्यादा चांसेस। सर अगर ऐसे इस रूट को कर लेंगे तो हम जल्दी भी पहुँच जाएंगे, मोबिलिटी रहेगी। मैंने भी देखा, हाँ यार ठीक है। वहाँ डिस्कशन हुआ, डिस्कशन होने के बाद फिर एक फाइनल बन के लिस्ट, उसके बाद फिर वो नहीं होता, वाद विवाद नहीं होता, वहाँ तो ऑर्डर होता है, गो। फिर वहाँ आग हो, पानी हो, कुछ भी हो, फिर ये नहीं कहा जाता सर उधर तो बहुत गहरा पानी है, मैं नहीं जा सकता हूँ। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुमने उस पानी को पार करना, कैसे पार करना, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। फौज इस लीडरशिप की बदौलत ही तो आगे बढ़ती है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जब अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्लिन पहुँचे, वहाँ अपने दोस्त हिटलर के साथ बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे, तो बोला मुझे आज़ाद हिंद फौज बनानी है, तो फौजी कैसा होना चाहिए? उसने बोला मैं अभी नमूना दिखाता हूँ। जिस जगह पर वो बैठे हुए थे बड़ा अच्छा लॉन था, और उसकी 7वीं मंजिल पे संतरी खड़ा था, और नीचे से हिटलर ने आवाज़ दिया, लेकिन नाम के साथ। लीडर है तो हर टीम के मेंबर्स का उसको ज्ञान होना चाहिए। उसने बोला अमित कम। अमित
पल भर के अंदर जैसे अमित उसके पास कम का पहुंचा, ऊपर से 7 मंजिल से कूद करके नीचे आ गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे देख रहे, बोला यार क्या किया तूने, तो जो है ना पूरी अपनी टांगें तोड़वा ली। बोला सर मेरे लीडर ने आवाज दिया था तो बहुत कुछ जरूरी विशेष काम रहा होगा, तो उनके पास जितना जल्दी से जल्दी मुझे पहुंचना चाहिए था मैंने वही रास्ता अपनाया। पैर टूट गए तो क्या हुआ, ठीक हो जाएंगे सर, लेकिन मैंने उनके पास पहुंचने में वक्त नहीं लगा। वक्त की इंपॉर्टेंस समझते हैं। तो वहाँ फौज के अंदर भी एक बार ऑर्डर हो गया। सर जय सर, जब भी युद्ध के टाइम आपको थोड़ा सा भी रिलैक्स का टाइम मिला या फिर आपकी टुकड़ी कहीं पर रुकी हो कि आगे बढ़ने से पहले थोड़ी देर रुक जाते हैं, उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? एक तरफ गोलाबारी है, एक तरफ कहीं ना कहीं परिवार की भी याद आती है, तो उस टाइम आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या था? बेटा उस समय परिवार की कोई याद नहीं आती है, क्योंकि उसके लिए अब जिस माहौल में है उस माहौल, क्योंकि जो जैसा इन्वायरमेंट होता है ना, ये बोलते हैं ना संगत के साथ जैसी संगत होगी वैसे रंगत होगा। अगर आप भजन पूजन वालों के साथ रहोगे तो आपके पास भजन ही आएंगे आपके दिमाग में, भगवान की प्रतिमूर्ति आएंगी। चोर लुपंगों के साथ में रहोगे तो चोर जैसे ही जो ना आइडिया आएंगे। और अगर इस तरह की लड़ाई के माहौल में रहोगे तो वहाँ पर बस लड़ाई वाले माहौल आएंगे, बस देश की बात आएगी, देश की तस्वीर आएगी, कहीं हमारा नाक न कट जाए। चलो यार कितना आराम होता था। चले यहाँ से 20 कदम चले, सांस उखड़ने लगा, थोड़ी देर 5 मिनट पत्थर के पास ऐसे बैठे, आपस में वार्तालाप किया। और वार्तालाप क्या, हंसी मजाक, ताकि वो काम ना रहे, वो गेम हो जाए, खेल हो जाए। क्योंकि जब खेल हो जाते ना तो आप भी खेलते होगे। कितने घंटे खेल सकते हो? सुबह से शाम तक खेल सकते हो। लेकिन अगर सुबह से शाम तक दौड़ाया जाए तो नहीं दौड़ सकते। गेम में दौड़ रहे हो लेकिन वहाँ वो आपका प्ले हो गया, लेकिन यहाँ क्या हो गया, वो आपका ऑर्डर हो गया। इतना यार कमजोर है क्या, चल नहीं सकता, देख यार वो कहाँ गया, चल। कभी कभी कोई एक जैसा नहीं होता, सबकी सामर्थ्य एक जैसी नहीं होती। चल तेरे पास वजन ज़्यादा है ना, ला चल मैं ले लेता हूँ, चल पीछे चल। सर एट लास्ट मैं पूछना चाहूँगी कि आप क्या एडवाइस या मैसेज देना चाहेंगे हमारे यंग कैडेट्स के लिए जो कि हमारे इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं अपने युवाओं से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, खास करके एनसीसी कैडेट्स, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एनसीसी कैडेट्स हैं जो आप सुनेंगे इस पॉडकास्ट को, आप बाकी स्टूडेंट से अलग हैं। आपका चलना बोलना पहनना ये दूसरों से अलग होना चाहिए, क्योंकि आप अगर उन बाकी बच्चों की तरह रहे तो शायद इस वर्दी का जो मान था, गरिमा थी, उसने आपको शायद ग्रहण नहीं कर पाए, आप उसको आप ख़त्म कर पाए। आपने अपने 3 साल जीवन के सुनहरे पल ऐसे ही लॉस कर दिए, लेकिन आपके अंदर आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपकी जो पर्सनैलिटी है दूसरों से अलग, क्योंकि आपके अंदर ना एक ये जो हैंकल लगा है, ये गौरव है इस राष्ट्र का, राष्ट्र के रक्षक हैं आप भी। कभी लड़ाई होगी तो आपको भी भेजा जा सकता है, कोई बाढ़ आएगी तो आपको भेजा जा सकता है। आप भारत की सेकंड फ्रंट लाइन जो फौज, तो आपको फौज जैसा डिसिप्लिन है। आपका बताया ना मैंने आपको, चलने का, फिरने का, पहनने का, आपका उठना बैठना सोना हर चीज डिसिप्लिन होनी चाहिए, क्योंकि आपको हर व्यक्ति एक नई अलग नजर से देखा, आपको 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक नजर से देखा। आप के साथ साथ बाकी जो देश का युवा है, ये युवा ही इस राष्ट्र की ताकत है, इसकी शक्ति है, इसकी ऊर्जा है। और सच में जिधर ये राष्ट्र का युवा अपनी निगाह को करेगा उधर ही इस राष्ट्र की तकदीर और तस्वीर बनती हुई चली जाएगी। तो हमें अपने राष्ट्र को सशक्त और समृद्ध बनाना। फौज में भर्ती होकर के आपको प्रत्यक्ष रूप से
अपने जीवन में बहुत सारे एडवेंचर आपको स्वतः ही मिल जाते हैं। आप आपने अभी देखा होगा सूबेदार मेजर नीरज चोपड़ा, गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, वो फौज का एक सिपाही। आपको बहुत सारे गेम खेलने के अवसर मिलते हैं, बहुत सारे जीवन के एडवेंचर आपको इस फौज के अंदर मिल जाते हैं। एक पूरे भारत का भ्रमण करने का आपको सौभाग्य मिलता है। बहुत सारी जीवन की अपॉर्चुनिटी इस फौज के अंदर मिलती है और सबसे बड़ी चीज मिलती है सम्मान। मनुष्य का जीवन सार्थक हो गया है। मुझे आज लगता है कि शायद मैं इस धरती पर मेरा जीवन का कुछ सार्थकपन कुछ हो पा रहा है। क्यों? आपको बड़े लोग जाने, इसमें आपकी बड़ाई नहीं है। आपको रिक्शा वाला जाने, सराय रोहिल्ला स्टेशन, वहां एक मैं जा रहा था, जयपुर जाना था ट्रेन से पकड़ने, वो रिक्शे वाले ने जो है मुझे बोले, सर आप वही है ना? वही को सर वही। मैं कह रहा मैं वही कुछ नहीं है, तो मुझे फटाफट छोड़ दिया। बोले सर आप तो केबीसी में थे। तो कैसे? बोला कल ही तो मेरे बच्चे आपकी वीडियो देख रहे थे, मेरे बच्चे बहुत बड़े फैन हैं आपके। तो मेरे से ऐसे आके चिपट गया, इससे अच्छा मेरे जीवन का कोई अनुभव नहीं रहा। तो आप को मैं फिर कह रहा हूं, युवाओं, प्यारे बच्चों, हमें अपनी ऊर्जा शक्ति को इस राष्ट्र के निर्माण में करना चाहिए। इस ऊर्जा शक्ति को व्यर्थ की वासनाओं में मत भाओ, इसको व्यर्थ मत करो। इस ऊर्जा शक्ति को, राष्ट्र आपके कंधों पर होगा। आप राष्ट्र को कहां लेकर के जाना चाहते हैं, ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर होगा। कर चले हम फिदा जा वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले ये वतन साथियों। जय हिंद, जय भारत।